सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज़ हमने लीजन पढ़ने हैं कि किस लोब में किस लिए क्या लीजन हो तो क्या सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर एक पेशेंट है उसको स्ट्रोक की हिस्ट्री थी और बाद में उसका मोटिवेशन लेवल डिक्रीज़ हो गया और डिप्रेशन उसको होता है, मोटिवेशन उसकी डिक्रीज़ हो गई है, उसको डिप्रेशन फील होता है, तो लीजन आपका फ्रंटल लोब के अंदर होगा। जब फ्रंटल लोब के अंदर लीजन होता है तो आपको ब्रोकास एफेजिया या मोटर एफेजिया होता है, जिसके अंदर पेशेंट समझ तो सकता है लेकिन बोल नहीं सकता। और अगर डिप्रेशन हो और लैक ऑफ मोटिवेशन हो तो वो भी फ्रंटल लोब के लीजन के अंदर होता है। और एनोस्मिया डेवलप हो जाता है फ्रंटल लोब लीजन्स के अंदर। फ्रंटल लोब लीजन्स के अंदर आपको एनोस्मिया डेवलप हो जाता है, आपकी सेंस ऑफ स्मेल चली जाती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, उसकी मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है और उससे वो अंडरस्टैंड तो कर सकता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है, उसको मोटर एफेजिया डेवलप हो जाता है। अब टेम्पोरल एरिया का जब लीजन होगा तो आपको वर्निक्स एफेजिया या फिर आपको सेंसरी एफेजिया डेवलप हो जाता है, साथ आपको प्रोस्पागनोजिया हो जाता है, जिसमें आप फेसेस को रिकग्नाइज नहीं कर पाते हो। डिफिकल्टी होती है फेसिंग रिकग्नाइजिंग द फेस जब आपके टेम्पोरल लोब का लीजन होता है। मेमोरी प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि जो मेमोरी सेंटर होता है वो टेम्पोरल लोब में होता है, और आपकी परसेप्शन ऑफ ऑडिटरी इम्पल्सिस अफेक्ट हो जाती है। आपको जो ऑडिटरी इम्पल्सिस होती हैं उसकी परसेप्शन भी आपके अफेक्ट हो जाती है जब आपके टेम्पोरल लोब के अंदर लीजन होगा। जब पैराइटल लोब के अंदर लीजन होता है आपको एस्टीरियोग्नोसिस डेवलप हो जाती है, आपकी टेक्टाइल एग्नोजिया डेवलप हो जाता है। आपको एस्टीरियोग्नोसिस डेवलप हो जाती है, टेक्टाइल एग्नोजिया डेवलप हो जाता है पैराइटल लोब के लीजन से। फिंगर एग्नोजिया डेवलप हो जाता है कि आपको डिफिकल्टी होती है कि आप आइडेंटिफाई करो फिंगर्स को और फिर उनको नेम करो। और एक ग्राफिया डेवलप हो जाता है, आपकी राइटिंग, आपको लिखने में प्रॉब्लम होता है जब आपके पैराइटल लोब का लीजन होगा। पैराइटल लोब का लीजन होगा तो आपको एक ग्राफिया डेवलप हो जाएगा, फिंगर एग्नोजिया डेवलप हो जाता है और साथ आपको एस्टीरियोग्नोसिस हो जाती है जिसमें आपको टेक्टाइल एग्नोजिया डेवलप हो जाता है। इसी तरह से जब ऑक्सीपिटल लोब का लीजन होता है तो आपको होमोनोमस हेमिनोपिया डेवलप हो जाता है जिसमें मैकुला की स्पेयरिंग होती है, कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस हो जाती है और साथ आपको विजुअल एग्नोजिया डेवलप हो जाता है। आपका विजुअल प्रॉब्लम्स आते हैं जब आपका ऑक्सीपिटल लोब के लीजन होंगे जिसमें आपको होमोनोमस हेमिनोपिया, मैकुला की स्पेयरिंग हो सकती है, कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस हो सकती है, विजुअल एग्नोजिया हो जाता है। अब एक पेशेंट है जिसको हेड इंजरी हुई कार एक्सीडेंट के अंदर, पेशेंट को डिप्रेशन हो रहा है और लैक ऑफ मोटिवेशन हो रही है, तो मोस्ट लाइकली लीजन उसके फ्रंटल लोब के अंदर होगा। मेमोरी सेंटर आपके टेम्पोरल लोब के अंदर लोकेटेड होता है। पायोजेनिक ब्रेन एप्सिस ज़्यादातर आपकी फ्रंटल लोब के अंदर होती है। मोस्ट कॉमन साइट जो पायोजेनिक ब्रेन एप्सिस की होती है वो फ्रंटल लोब होती है। अब आर्टीरियल ऑक्लूजन हुई जिसकी वजह से उसको राइटिंग में इंपेयरमेंट हो रही है और स्पीच में इंपेयरमेंट हो रही है, तो एरिया और जो लोब इन्वॉल्व होगा वो आपका फ्रंटल लोब इन्वॉल्व होगा। आर्टीरियल ऑक्लूजन जिसकी वजह से आपको इंपेयरमेंट हो रही है राइटिंग एंड स्पीच में इंपेयरमेंट हो रही है कि वो बोल नहीं पा रहा है और लिख भी नहीं पा रहा है, तो प्रॉब्लम उसका होगा फ्रंटल लोब के अंदर क्योंकि उसको मोटर एफेजिया डेवलप हो गया। अब स्ट्रोक के बाद पेशेंट को इंपेयरमेंट ऑफ राइटिंग और स्पीच होगी। कौन सा लोब ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व होता है? आपका एंटीरियर पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब इन्वॉल्व होता है जिसमें उससे लिखा भी नहीं जाता है और उससे बोला भी नहीं जाता है। प्रोस्पागनोजिया इंफीरियर टेम्पोरल लोब की डैमेज की वजह से होता है। प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स आपके सुपीरियर टेम्पोरल लोब के अंदर होगा। प्रोस्पागनोजिया इंफीरियर टेम्पोरल लोब और प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स सुपीरियर टेम्पोरल लोब में। एरिया ऑफ साउंड परसेप्शन कॉर्टेक्स टेम्पोरल लोब के कॉर्टेक्स के अंदर होता है। टेम्पोरल लोब के कॉर्टेक्स के अंदर आपकी साउंड परसेप्शन होती है। एरिया ऑफ द ब्रेन, कौन सा एरिया ऑफ द ब्रेन है जहाँ से आपकी मेजॉरिटी होती है आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स कोलिनर्जिक फाइबर्स ओरिजिनेट करते हैं। न्यूक्लियस बेसालिस ऑफ मेनर्ड से आपके मेजॉरिटी ऑफ कोलिनर्जिक फाइबर्स ओरिजिनेट करते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के जो कोलिनर्जिक फाइबर्स जो ओरिजिनेट करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स के जो कोलिनर्जिक फाइबर्स न्यूक्लियस बेसालिस ऑफ मेनर्ड से राइज करते हैं कोलिनर्जिक फाइबर्स। परसेप्शन ऑफ डिस्गस्ट विच एरिया? लेफ्ट इंसुलर, जो परसेप्शन ऑफ डिस्गस्ट होती है ना वो आपके लेफ्ट इंसुलर कॉर्टेक्स के अंदर होती है। प्रोस्पागनोजिया होता है जब आपका लीजन होता है पेराइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल लीजन के अंदर। जब आपका पेराइटल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल तीनों लोब्स इन्वॉल्व होंगे तो आपको प्रोस्पागनोजिया डेवलप हो जाता है। और प्रोस्पागनोजिया इन्फीरियर टेम्पोरल लोब के भी डैमेज होने की वजह से होता है। प्रोस्पागनोजिया में आप लोगों के फेसेस को डिफिकल्टी होती है रिकग्नाइज करने में लोगों के चेहरों को। फेशियल रिकग्निशन इन डेली लाइफ इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स? जो टेम्पोरल लोब का जो फ्यूजिफॉर्म गायरस होता है वो आपके फेस को रिकग्नाइज करता है। टेम्पोरल लोब का जो फ्यूजिफॉर्म गायरस है वो आपके नॉर्मली फेस रिकग्निशन कराता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आपका डोर्सो मीडियल न्यूक्लियस होता है थैलेमस का, उसकी सेंसेशन वो रिसीव करता है मेमोरी से। डोर्सो मीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस सेंसेशन रिसीव करता है मेमोरी से। जो लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस होता है उसका फंक्शन होता है विजन, और लैटरल से लाइट याद रखना है। अब ये थैलेमस मेजर रिले होता है सारे असेंडिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन के लिए एक्सेप्ट ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन के अलावा सारे के सारी आपकी जो असेंडिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है उसका मेजर रिले आपके थैलेमस के अंदर होता है। थैलेमस के 4 न्यूक्लियस होते हैं, एक लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, वेंट्रो पोस्टीरो लैटरल न्यूक्लियस जिसे हम वीपीएल न्यूक्लियस भी कहते हैं, और वेंट्रो पोस्टीरो मीडियल न्यूक्लियस। ठीक है।
अब वेंट्रोपोस्टीरियर दो तरह के होते हैं, एक मीडियल न्यूक्लियस है, एक लैटरल न्यूक्लियस। एक आपका लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस होता है, एक मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस है। जो लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस है वो उसका काम विजन होता है, विजन को वो सेंस करता है, और एल से लैटरल, एल से लाइट। और जो मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस होता है, एम से मीडियल, एम से म्यूजिक, तो हेयरिंग को करेगा। मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस आपकी हेयरिंग कराता है, और जो लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस है वो विजन। अब जो वेंट्रोपोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियस होता है VPL, ठीक है, VPL ही इसका निमोनिक है। V से वाइब्रेशन, P से पेन, प्रेशर और प्रोप्रियोसेप्शन, पेन, प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन। L से लाइट टच, और L से लाइट टच, ठीक है। वेंट्रोपोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियस, जो लैटरल न्यूक्लियस है वो आपका V से क्या करेगा, वाइब्रेशन, P से पेन, प्रेशर और प्रोप्रियोसेप्शन, L से आपके लाइट टच को और टेम्परेचर को भी ये सेंस करता है, जो आपका वेंट्रोपोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस होता है। अब जो वेंट्रोपोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस होता है ना, M से मीडियल, M से मेकअप। तो मेकअप आपके फेस के ऊपर होता है, तो जो फेस की सेंसेशन होती है और जो टेस्ट की सेंसेशन होती है वो आपके वेंट्रोपोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस से आती है। तो जो आपका पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस है या जो डॉर्सो मीडियल न्यूक्लियस है वो आपकी फेस सेंसेशन या फिर आपकी मेमोरी वगैरह के अंदर इन्वॉल्व होता है। वेंट्रोपोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस आपकी फेस सेंसेशन और टेस्ट के अंदर इन्वॉल्व होता है। अब एक पेशेंट है, वॉज मेड टू टेस्ट द क्यूनिडीन, उसे कहा कि वो क्यूनिडीन को टेस्ट करे। जब टेस्ट सेंसेशन आर अराइव बाय वेंट्रोपोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस, जो टेस्ट सेंसेशन होती हैं वो आपकी वेंट्रोपोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस से आती हैं, VPM से। टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम द ट्रैक्टस सोलिटारिस कैरेड टू द कॉर्टेक्स विया, ट्रैक्टस सोलिटारिस से आपके कॉर्टेक्स के अंदर जो जाती है टेस्ट सेंसेशन वो थैलेमस के थ्रू जाती है, क्योंकि थैलेमस का जो वेंट्रोपोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस है वो टेस्ट सेंसेशन को लेके जाता है। जो वेंट्रोपोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियस है थैलेमस का, अगर उसकी इंजरी हो जाती है तो उसकी वजह से आपको कॉन्ट्रालैटरल सोमैटोसेंसरी लॉस हो जाता है। कॉन्ट्रालैटरल सोमैटोसेंसरी लॉस हो जाता है जब आपका वेंट्रोपोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस की इंजरी होगी। थैलेमिक अगर हेमरेज होगा तो आपको हाइपर एस्थीजिया डेवलप हो जाता है। थैलेमिक हेमरेज के अंदर हाइपर एस्थीजिया डेवलप हो जाता है। हेमीबेलिस्मस रिजल्ट्स व्हेन डैमेज अकर टू विच एरिया ऑफ द ब्रेन, सब थैलेमिक न्यूक्लियस। जब आपके सब थैलेमिक न्यूक्लियस का डैमेज होता है तो आपको हेमीबेलिस्मस हो जाता है। जब थैलेमस में हेमरेज होगा तो आपको हाइपर एस्थीजिया डेवलप हो जाता है। एक पेशेंट अटेंडेंट है, सेज दैट इन होम द पेशेंट गॉट अ स्लो राइज ऑफ द बोथ हैंड्स ओवरहेड, कि आहिस्ता से वो ओवरहेड अपने बाजुओं को लेकर जाती है, एंड देन अ फॉल टू अ साइड एंड देन गॉट अनकॉन्शियस, ठीक है। इन होम पेशेंट गॉट स्लो राइज ऑफ बोथ हैंड्स ओवरहेड, स्लो राइज लेके गई है ओवरहेड अपने हैंड्स को, एंड देन फॉल टू अ साइड, उसके बाद एक साइड पे गिर गई है और अनकॉन्शियस हो गई है। MRI ऑफ द ब्रेन के ऊपर आपको लीजन किस एरिया के अंदर नजर आएगा, सब थैलेमिक न्यूक्लियस के अंदर। हेमीबेलिस्मस का सिनेरियो है, जो हेमीबेलिस्मस होता है वो सब थैलेमिक न्यूक्लियस के अंदर जब आपका डैमेज होता है तो आपको हेमीबेलिस्मस हो जाता है। थैलेमस आपका मेजर रिले होता है सारे सेंडिंग सेंसरी पाथवे के लिए एक्सेप्ट ऑल्फैक्शन के। रिसर्च इज डन ऑन फंक्शन ऑफ द थैलेमस। MRI ने डिफरेंट सेंसरी स्टिमुलाई दिए, MRI ने डिफरेंट सेंसरी स्टिमुलस को शो किया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस अ मिनिमल न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी इन द थैलेमस। ऑल्फैक्शन आपकी मिनिमल न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस करती है थैलेमस के अंदर। अगर जो थैलेमस आपका डैमेज हो जाता है, आपकी सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन डैमेज नहीं होती है। ऑल्फैक्शन एरिया आपका टेम्पोरल गायरस के अंदर होता है। ऑल्फैक्ट्री एरिया टेम्पोरल गायरस में होता है, और जो लोकेशन होती है ऑल्फैक्ट्री कॉर्टेक्स की वो इंफीरियर टेम्पोरल लोब पे होती है। ऑल्फैक्ट्री एरिया आपका ऑल्फैक्ट्री कॉर्टेक्स जो है वो इंफीरियर टेम्पोरल लोब है, और जो टेम्पोरल गायरस होता है वो आपका ऑल्फैक्ट्री एरिया होता है। ऑल्फैक्ट्री एरिया प्रेजेंट होता है टेम्पोरल गायरस में, और जो लोकेशन होती है ऑल्फैक्ट्री कॉर्टेक्स की, ऑल्फैक्ट्री कॉर्टेक्स इंफीरियर टेम्पोरल लोब में होता है। एक पेशेंट है जिसको सेंसरी लॉस डेवलप हो गया लैटरल साइड ऑफ द बॉडी के ऊपर, लेफ्ट साइड पे ऑफ द बॉडी के ऊपर सेंसरी लॉस हो गया। आफ्टर फ्यू डेज हिज बिहेवियर फॉर पेन इज चेंज्ड एंड ही बिकेम एंग्री आफ्टर टचिंग। उसका बिहेवियर चेंज हो गया, टच करने पे भी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लेफ्ट साइड पे उसको बॉडी का सेंसरी लॉस हो गया। व्हाट कुड बी द लीजन इन द राइट थैलेमस। तो राइट थैलेमस के अंदर लीजन होगा, क्योंकि जो सेंसरी लॉस होता है वो थैलेमस के अंदर लीजन की वजह से होता है। और लेफ्ट साइड पे अगर उसको सेंसरी लॉस है तो राइट साइड पे उसका जो है लीजन होगा। दिस इज सो कॉल्ड थैलेमिक पेन सिंड्रोम, ऑल्सो नोन एज डीजरीन्स रोजरी सिंड्रोम। द पर्सन बिकम सेंसिटिव टू इवन नॉर्मल स्टिमुलस, ठीक है। इसे हम कहते हैं थैलेमिक पेन सिंड्रोम या फिर डिजरीन रोजरी सिंड्रोम, रोजी सिंड्रोम, जिसमें पेशेंट नॉर्मल स्टिमुलस के लिए भी सेंसिटिव हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, न्यूक्लियस एम्बिगस सप्लाई करता है लेरिंग्स को। न्यूक्लियस एम्बिगस सप्लाई करता है लेरिंग्स को। रिमेंबर, न्यूक्लियस एम्बिगस आपका 9, 10, 11 क्रेनियल नर्व से के साथ रिलेटेड होता है। 9, 10, 11 क्रेनियल नर्व के लिए होता है। ऑल्सो रिमेंबर दैट जो पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक न्यूक्लियस है वॉगस का, वो डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस होता है।
वेगस नर्व का जो आपका पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक न्यूक्लियस होता है वो आपका डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस होता है, और 9, 10, 11 क्रेनियल नर्व के लिए न्यूक्लियस एम्बिगुअस होता है, और न्यूक्लियस एम्बिगुअस आपके लेरिंग्स को सप्लाई करता है। एक होता है न्यूक्लियस सॉलिटैरिस, एक होता है न्यूक्लियस एम्बिगुअस, एक होता है डॉर्सल मीडियल न्यूक्लियस, ठीक है, SMA। अब जो न्यूक्लियस सॉलिटैरिस है, एस से सॉलिटैरिस, एस से सेंसरी इन्फॉर्मेशन। अब सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके जाता है आपकी टेस्ट की, बैरोसेप्टर और गट डिस्टेंशन की। इसमें आपकी जो क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होती हैं वो आपकी 7, 9 और 10 होती है। जो न्यूक्लियस एम्बिगुअस है, एम से एम्बिगुअस, एम से आ जाएगा आपका मोटर। मोटर इन्वेशन प्रोवाइड करता है आपके फेरिंग्स को, लेरिंग्स को, अपर इसोफेगस को, स्वॉलोइंग और पैलेट की एलिवेशन कराता है। इसमें आपकी 9, 10, 11 क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होती हैं। जो डॉर्सल मीडियल न्यूक्लियस है वो क्रेनियल नर्व 10 इन्वॉल्व होती है, जो वॉगस नर्व होती है और वो ऑटोनॉमिक होता है। डॉर्सल में ए और ए से ऑटोनॉमिक। तो ऑटोनॉमिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स टू हार्ट, लंग एंड अपर GI। अब 3 तरह के न्यूक्लियस हैं आपके, एक न्यूक्लियस सॉलिटैरिस, एक न्यूक्लियस एम्बिगुअस, एक न्यूक्लियस डॉर्सल मीडियल न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस सॉलिटैरिस है वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके जाता है आपकी टेस्ट की, बैरोसेप्टर्स तक और गट डिस्टेंशन की, और इसमें नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं वो 7, 9 और 10 होती है। और जो न्यूक्लियस एम्बिगुअस है ये आपकी मोटर इन्वेशन लेके जाता है फेरिंग्स, लेरिंग्स एंड अपर इसोफेगस की, इसमें 9, 10, 11। अब आता है जनरल विज़ुअल इफेंट। जनरल विज़ुअल इफेंट कैरिड इन वेगस नर्व फॉर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स अराइज फ्रॉम डॉर्सल न्यूक्लियस। जो जनरल विज़ुअल इफेंट आपकी वेगस नर्व के अंदर आता है फॉर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स अराइज करते हैं डॉर्सल न्यूक्लियस से। और जो जनरल विज़ुअल इफेंट न्यूक्लियस ऑफ द वेगस नर्व होता है वो आपका डॉर्सल मीडियल न्यूक्लियस होता है। तो GVE न्यूक्लियस ऑफ द वेगस नर्व जो होता है वो डॉर्सल मीडियल न्यूक्लियस होता है। जो जनरल विज़ुअल इफेंट है ना, general efferent fibers refer to the efferent neurons of the autonomic nervous system that provide motor innervation to smooth muscle, cardiac muscles and the glands. Cranial nerves from the nucleus ambiguous. Nucleus ambiguous के लिए cranial nerve 9, 10, 11 होती है। जो डॉर्सल मीडियल न्यूक्लियस ऑफ द वेगस नर्व है वो आपकी मेडुला के लेवल पे प्रेजेंट होता है। जो डॉर्सल मीडियल न्यूक्लियस है, जो डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस है, ये डॉर्सल न्यूक्लियस होता है, डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस होता है वो आपके मेडुला के लिए होता है, मेडुला में प्रेजेंट होता है और वेगस नर्व के लिए होता है। न्यूक्लियस एम्बिगुअस आपके मेडुला के अंदर, न्यूक्लियस एम्बिगुअस भी मेडुला में है, और जो डॉर्सल न्यूक्लियस है वो भी आपका मेडुला के अंदर है। इट ऑल्सो कम्स इन दिस वे, जो अपर मेडुलरी सेक्शन होता है हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो अपर मेडुलरी सेक्शन के अंदर आपका न्यूक्लियस एम्बिगुअस होता है, और जो डॉर्सल न्यूक्लियस होता है वो भी आपके मेडुला के अंदर होता है। जो मोस्ट सेंसिटिव सेल्स हैं हाइपोक्सिया के लिए वो न्यूरॉन्स होते हैं। जो मोस्ट सेंसिटिव और वल्नरेबल होता है इस्कीमिक हाइपोक्सिया के लिए वो आपका हिपोकैम्पस होगा। मोस्ट सेंसिटिव या वल्नरेबल टू इस्कीमिक हाइपोक्सिया जो होता है वो आपका हिपोकैम्पस होगा। वल्नरेबल होगा तो आपका हिपोकैम्पस है, वल्नरेबल जो होता है ना वो आपका हिपोकैम्पस है, और जो मोस्ट सेंसिटिव है ना वो आपका हाइपोक्सिया के लिए वो न्यूरॉन्स होते हैं, और न्यूरॉन्स में भी आपका सबसे ज़्यादा जो हिपोकैम्पस है वो वल्नरेबल होता है हाइपोक्सिया के लिए। माइलिन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होती है वो आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट से बनती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं जो कि माइलिन बनाते हैं। माइलिन आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर शिवॉन सेल से होती है, ठीक है, COPS, ठीक है, COPS से आपने याद रखना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आपके शिवॉन सेल्स होते हैं। जो नोड्स ऑफ रेनवियर होते हैं इनमें माइलिन शीथ लैक करती हैं और यहाँ पे हाईएस्ट सोडियम की कंसंट्रेशन होती है। नोड्स ऑफ रेनवियर के अंदर आपकी सोडियम की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है और माइलिन शीथ को ये लैक करते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। उसके बाद जो डेंड्राइट्स की रिसीव करते हैं स्टिमुलस को, एक्शन पोटेंशियल को, और कैरी करते हैं इम्पल्सेस टूवर्ड्स द सेल बॉडी, ठीक है। डेंड्राइट्स आपके रिसीव करेंगे स्टिमुलस को, एक्शन पोटेंशियल को रिसीव करते हैं और ये टूवर्ड्स द सेल बॉडी इम्पल्सेस देते हैं। एक्सोन्स जो होते हैं वो कैरी करते हैं अवे फ्रॉम द सेल बॉडी इम्पल्सेस को। एक्सॉन अवे लेके जाते हैं, डेंड्राइट्स टूवर्ड्स लेके जाते हैं, टूवर्ड्स द सेल बॉडी डेंड्राइट्स, और अवे फ्रॉम द सेल बॉडीज आर एक्सॉन्स। जो एक्सॉन हिलॉक होता है ये न्यूरॉन सेल बॉडी का वो पार्ट होता है जो कि कनेक्ट करता है एक्सॉन के साथ सेल बॉडी को, न्यूरॉन की सेल बॉडी को एक्सॉन के साथ कनेक्ट करता है। एक्सॉन हिलॉक इज द पार्ट ऑफ न्यूरॉन वेयर नर्व इलेक्ट्रिसिटी इज सिमेटेड, जहाँ पे आपकी जो नर्व इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो आपकी सुमेट हो जाती है ताकि आप टू डिटरमाइन द लाइकलीहुड ऑफ फायरिंग ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल, ताकि आपका आगे एक्शन पोटेंशियल फायर हो सके। तो जो आपकी जो नर्व इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो समेट कर जाती है एक्सॉन हिलॉक के अंदर और ये डिटरमाइन करता है लाइकलीहुड ऑफ फायरिंग ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल। अब 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। यूनिपोलर न्यूरॉन्स का एक ही स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम द सेल बॉडी से।
बायपोलर न्यूरॉन्स का एक एक्सॉन होता है, एक डेंड्राइट होता है। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स का एक्सॉन एक ही होता है लेकिन डेंड्राइट्स मल्टीपल्स होते हैं। डेंड्राइट्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी मैसेज लेके जाते हैं, पल्सेस लेके जाते हैं, एक्सॉन्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेके जाते हैं। तो डेंड्राइट्स मैनी होंगे और एक्सॉन एक ही होता है। माइलिनेशन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर होती है वो शिवॉन सेल से होती है। COPS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट से, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर शिवॉन सेल से। माइलिनेशन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होती है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट से होती है। माइलिनेशन ऑफ द नर्व फाइबर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन यूट्राइन लाइफ इज 4 months, ठीक है, बिगिन एट 4 months। कि इन यूट्राइन लाइफ के अंदर, इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर 4 महीने की एज के ऊपर, 4 months के ऊपर आपकी माइलिनेशन स्टार्ट हो जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। 4 months की एज के ऊपर आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिनेशन स्टार्ट हो जाती है। शिवॉन सेल्स लाइक सेल्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स आर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। निसल बॉडीज़ आपकी एब्सेंट होती हैं एक्सॉन हिलॉक में। निसल बॉडीज़ मेनली आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट होती हैं और एक्सॉन हिलॉक के अंदर एब्सेंट होती हैं। रिगार्डिंग एक्सॉन्स, ये अवे फ्रॉम द सेल बॉडी इंपल्सेस को लेके जाते हैं। बायपोलर न्यूरॉन्स के अंदर एक ही डेंड्राइट होता है और एक ही एक्सॉन होता है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो स्किन के अंदर होते हैं, थर्स प्रोटेक्टिंग फ्रॉम पैथोजेंस आर डेंड्रोसाइट्स, ठीक है। APCs जो स्किन के अंदर होते हैं, APC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इन स्किन एंड थर्स प्रोटेक्टिंग फ्रॉम पैथोजेंस आर डेंड्रोसाइट्स, ठीक है। डेंड्राइट्स जो होते हैं ना प्रोटेक्ट करते हैं पैथोजन से। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन्स आर M cells, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो इंटेस्टाइन्स के होते हैं वो M cells होते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो स्किन के अंदर होते हैं प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम पैथोजेंस, वो आप डेंड्राइट्स होते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो स्किन में होंगे और आपको पैथोजन से प्रोटेक्ट करेंगे, दैट इज डेंड्राइट्स। और जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आपके इंटेस्टाइन्स में होते हैं वो M cells होते हैं। एरिया जो नोड्स ऑफ रैनवियर का होता है उसमें कोई माइलिन नहीं होती है और सोडियम की कंसनट्रेशन भी ज़्यादा होती है। जो एरिया ऑफ ब्रेन है जहाँ पे आपको फ्लावर शेप सेल बॉडीज़ नज़र आती हैं विद मल्टीपल पैरेलल डेंड्राइट्स इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स। उसके बाद जो मोस्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया होता है न्यूरॉन के अंदर, वो हमें एक्सॉन की एंडिंग्स के ऊपर नजर आता है। एक्सॉन के एंडिंग के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया नजर आता है न्यूरॉन में। एक्शन पोटेंशियल आपका पहली दफ़ा जनरेट होता है, आपके सबसे पहले जनरेट होता है एक्सॉन हिलॉक के अंदर। ऑल और नन एक्शन पोटेंशियल आपके एक्सॉन हिलॉक के अंदर होता है। स्पाइनल गैंग्लिया में सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। स्पाइनल गैंग्लिया में सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स आपके सूडो यूनिपोलर होते हैं। कौन से सेल्स आपको वाइट मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मिलते हैं? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हमें मिलते हैं वाइट मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में। सेल्स जो कि हिंड्रेंस कराते हैं रीजनरेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, दैट आर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। सेल्स जो कि हिंड्रेंस टू रीजनरेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं। जो मोस्ट अबंडेंट ग्लायल सेल्स हैं ग्रे मैटर में, दैट आर प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स। प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स सबसे ज़्यादा होते हैं आपके ग्रे मैटर के अंदर, ठीक है। ग्लायल सेल्स, मोस्ट अबंडेंट जो ग्लायल सेल्स आपके ग्रे मैटर में हैं वो प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। ग्लायल सेल्स में प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स आपके ग्रे मैटर में सबसे ज़्यादा होते हैं। अब आता है हीमाटोमास। सबसे एक होता है सबड्यूरल हीमाटोमा, एक होता है आपका एपिड्यूरल हीमाटोमा, सबरेक्नॉइड हेमरेज एंड देन इंट्रा पेरेन्काइमल हेमरेज। सबसे पहले आता है आपका जो सबड्यूरल हीमाटोमा होता है वो आपकी सेरिब्रल वेन की लीकेज की वजह से होता है। सेरिब्रल वेन की लीकेज की वजह से आपको सबड्यूरल हीमाटोमा हो जाता है। अब जो एपिड्यूरल हीमाटोमा होता है वो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी की, MMA मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के रप्चर की वजह से, जो कि ब्रांच होती है मैक्सिलरी आर्टरी की, ऑफन सेकेंडरी टू स्कल फ्रैक्चर, आपको एपिड्यूरल हीमाटोमा होता है। ये लेंथ शेप होता है, बाइकन्वेक्स होता है, लेंटिफॉर्म हीमाटोमा होता है। ये आपकी टीरियन को इन्वॉल्व करता है जो कि थिनेस्ट एरिया होता है आपकी लैटरल स्कल का टेम्पोरल बोन के अंदर। इसमें ल्यूसिड इंटरवल आता है और आपको थर्ड क्रेनियल नर्व की पैल्सी हो जाती है। जो सबड्यूरल हीमाटोमा होता है इसमें आपकी ब्रिजिंग वेन्स या जो आपकी ग्रेट सेरिब्रल वेन होती है और डिप्लोइक वेन्स के रप्चर की वजह से, वेन्स के रप्चर की वजह से आपको सबड्यूरल हीमाटोमा होता है। और मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के रप्चर की वजह से आपको एपिड्यूरल हीमाटोमा होता है। ये जो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी है वो आपकी मैक्सिलरी आर्टरी की ही ब्रांच है। और जब आपके स्कल का फ्रैक्चर होता है तो आपको ज़्यादातर एपिड्यूरल हीमाटोमाज होते हैं जो कि लेंस की शेप के होते हैं, बाइकन्वेक्स होते हैं, लेंटिफॉर्म होते हैं। तो इसमें आपको ल्यूसिड इंटरवल भी आता है और थर्ड क्रेनियल नर्व की पैल्सी भी होती है। जबकि सबड्यूरल हीमाटोमा आपका ट्रॉमा की वजह से होता है ज़्यादातर ओल्ड पेशेंट्स में या अल्कोहलिक पेशेंट्स के अंदर जब वो फॉल होता है उनका। और मोस्ट कॉमनली आपके फ्रंटल और पैराइटल लोब्स के अराउंड होता है। फ्रंटल और पैराइटल लोब को इन्वॉल्व करता है जो सबड्यूरल हीमाटोमा होता है। इसमें रिस्क फैक्टर ओल्ड एज के अंदर होगा, अल्कोहलिज्म के अंदर होता है या एंटी कोगुलेशन जो ले रहे होते हैं उनके अंदर सबड्यूरल हीमाटोमा हो जाता है। इसमें पेशेंट को हेडेक होता है और क्लासिकली फ्लक्चुएटिंग कॉन्शियस लेवल होगा। क्लासिकली उसका फ्लक्चुएट करेगा कॉन्शियस लेवल और इंट्राक्रेनियल प्रेशर आपका ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद आता है सबरेक्नॉइड हेमरेज। ये भी ट्रॉमा की वजह से होता है जब आपका एक एन्यूरिज्म रप्चर कर जाएगा।
जैसे कि सेकुलर एन्यूरिज्म या फिर जो आपका एवी मैलफॉर्मेशंस होती हैं उसकी वजह से भी आपको सबरेक्नॉइड हैमरेज डेवलप हो जाता है और पेशेंट प्रेजेंट करते हैं वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ के साथ। नेक स्टिफनेस भी इसमें पॉजिटिव होती है। उसके बाद आते हैं इंट्रा पेरेन्काइमल हैमरेज। अब जो इंट्रा पेरेन्काइमल हैमरेज है इसमें आपको सिस्टेमिक हाइपरटेंशन होती है। मोस्ट कॉमनली सिस्टेमिक हाइपरटेंशन की वजह से आपको इंट्रा पेरेन्काइमल हैमरेज हो जाता है और सेकेंडरी टू रीपरफ्यूजन इंजरी इन इस्कीमिक स्ट्रोक। जब इस्कीमिक स्ट्रोक वाले पेशेंट को जब आप ऑक्सीजन देते हो रीपरफ्यूजन इंजरी की वजह से इस्कीमिक स्ट्रोक वाले पेशेंट्स के अंदर भी इंट्रा पेरेन्काइमल हैमरेज हो सकता है। टिपिकली आपके बेसल गैंग्लिया को और इंटरनल कैप्सूल को के अंदर होता है, बेसल गैंग्लिया और इंटरनल कैप्सूल के अंदर होता है। अब जो एपिड्यूरल हेमाटोमा था इसमें आपकी मिडिल मेनिंजल आर्टरी का रप्चर हो रहा था जो कि मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच होती है। सेकेंडरी टू स्कल फ्रैक्चर होता है। इसमें लेंस शेप जो होता है आपको हेमाटोमा होगा जो बाइकन्वेक्स लेंटिफॉर्म होता है। आपके टीरियन को इन्वॉल्व करता है जो कि थिनेस्ट एरिया होता है स्कल का। टेम्पोरल बोन को इन्वॉल्व करता है टीरियन पे आपका थिनेस्ट एरिया ऑफ द लैटरल स्कल होता है। ल्यूसिड इंटरवल होगा थर्ड किरण लव की पैल्सी हो जाती है। सबड्यूरल हेमाटोमा के अंदर आपकी ब्रिजिंग वेन्स, ग्रेट सेरेब्रल वेन और आपकी डिप्लोइक वेन का रप्चर की वजह से होता है। ये क्रीसेंट शेप्ड होता है, हेमाटोमा होता है। सेकेंडरी टू ट्रॉमा होगा ओल्ड पेशेंट के अंदर, अल्कोहलिक्स के अंदर या एंटी कोगुलेशन वाले पेशेंट्स के अंदर होता है। ये आपके फ्रंटल और पैराइटल लोब को इन्वॉल्व करते हैं। इसमें पेशेंट को हेडेक होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, क्लासिकली फ्लक्चुएटिंग कॉन्शियस लेवल होगा। सबएक्नॉइड हेमरेज के अंदर उसका एन्यूरिज्म का रप्चर होता है जो कि सेकुलर एन्यूरिज्म भी हो सकता है या फिर एवी मैलफॉर्मेशन की वजह से हो सकता है। पेशेंट कहेगा कि उसको वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ है, साथ इसमें नेक स्टिफनेस भी पॉजिटिव होती है। इंट्रा पेरेन्काइमल हेमरेज आपके सिस्टेमिक हाइपरटेंशन की वजह से होता है। ये रीपरफ्यूजन इंजरी की सेकेंडरी टू रीपरफ्यूजन इंजरी इस्कीमिक स्ट्रोक वाले पेशेंट्स में हो सकता है और ये बेसल गैंग्लिया को और इंटरनल कैप्सूल को इन्वॉल्व करता है। उसके बाद इसके हम एमसीक्यूज करते हैं। अब एमसीक्यूज में पहले दिया हुआ है कि जो मिडिल मेनिंजल आर्टरी होती है वो ब्रांच होती है मैक्सिलरी आर्टरी की। रिगार्डिंग स्कल जो टीरियन होता है ये वो एरिया होता है जहाँ पे आपकी मिडिल मेनिंजल लाइंस ब्रांच करती हैं। आपकी मिडिल मेनिंजल आर्टरी आपकी ब्रांच करती है टीरियन वाले एरिया के ऊपर और टीरियन के ऊपर ही आपको एपिड्यूरल हेमाटोमा अक्सर मिलता है। डैमेज जब होता है आपकी मिडिल मेनिंजल आर्टरी का तो आपको हीमाटोमा बनता है आपके ड्यूरा कैल्वेरिया के दरमियान में। ठीक है, हीमाटोमा फॉर्मेशन होती है ड्यूरा कैल्वेरिया के दरमियान में जब आपकी मिडिल मेनिंजल आर्टरी का डैमेज होता है। जब आपकी एंटीरियर ब्रांच ऑफ द मिडिल मेनिंजल आर्टरी का ट्रॉमा होगा जो ब्लड जो होगा वो ड्यूरा कैल्वेरिया के अंदर प्रेजेंट होगा। मिडिल मेनिंजल आर्टरी का रप्चर हुआ तो ब्लड आपकी कलेक्ट होता है एपिड्यूरल स्पेस के अंदर। डैमेज अगर आपके टेम्पोरल रीजन का होगा with history of the 3-minute unconsciousness and then headache and then blood vision, damage to the anterior branch of the middle meningeal artery का एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडिल मेनिंजल आर्टरी के डैमेज की वजह से उसका टेम्पोरल लोब डैमेज हुआ, टेम्पोरल रीज डैमेज हुआ और साथ उसको ल्यूसिड इंटरवल आया कि थोड़ी देर के बाद अनकॉन्शियस हुआ, उसके बाद उसका हेडेक हुआ, उसका ब्लड विजन हुआ। एक पेशेंट है जिसका ब्लो हुआ लैटरल पार्ट ऑफ द हेड रीजन के ऊपर। कौन सी आर्टरी डैमेज होगी? मिडिल मेनिंजल आर्टरी। लैटरल पार्ट के ऊपर आपकी मिडिल मेनिंजल आर्टरी जाती है क्योंकि आपका टीरियन थिनेस्ट एरिया ऑफ द लैटरल स्कल होता है। तो जब लैटरल पार्ट ऑफ द स्कल के ऊपर जब चोट लगेगी तो आपको एपिड्यूरल हेमाटोमा हो सकता है। मिडिल मेनिंजल आर्टरी आपकी डैमेज होती है। टीरियन पे विच ब्रांच गिवन? डीप ब्रांच ऑफ द मिडिल मेनिंजल आर्टरी। टीरियन के लेवल के ऊपर आपकी डीप ब्रांच होती है मिडिल मेनिंजल आर्टरी की। रिगार्डिंग द मिडिल मेनिंजल आर्टरी एंटीरियर ब्रांच लाइज डीप टू टीरियन। एंटीरियर ब्रांच होती है ना टीरियन के डीप होती है, ठीक है। और एंटीरियर ब्रांच आपके लाइज डीप टू द टीरियन। और एक बॉय है उसको हिट हुआ बॉल के साथ राइट साइड ऑफ द हेड के ऊपर, वो अनकॉन्शियस रहा 3 मिनट के लिए। लेटर उसको टेम्पोरल स्वेलिंग डेवलप होगी, ब्लरिंग ऑफ विजन है, साथ उसको डिजनेस हो रही है, पीपल उसके डायलेट कर गए। कौन सी वेसल इन्वॉल्व होगी? एंटीरियर ब्रांच ऑफ द मिडिल मेनिंजल आर्टरी। सबड्यूरल हैमरेज किसकी वजह से होता है? सुपीरियर सेरिबेलर वेन की, सुपीरियर सेरिब्रल वेन की डैमेज की वजह से। सेरिब्रल वेन, सुपीरियर सेरिब्रल वेन के डैमेज की वजह से आपको सेरिब्रल हैमरेज होगा, ठीक है। सेरिब्रल वेन के लीकेज या सेरिब्रल वेन के डैमेज की वजह से आपको सबड्यूरल हैमरेज हो रहा है। सुपीरियर सेरिब्रल वेन के डैमेज की वजह से आपको सबड्यूरल हैमरेज हो रहा है, या ग्रेट सेरिब्रल वेन के या डिप्लोइक वेन्स या ब्रिजिंग वेन्स के डैमेज की वजह से आपको सबड्यूरल हैमरेज होता है। एक पेशेंट प्रेजेंट किया इमरजेंसी के अंदर, स्वेयर हेडेक है, वॉमिटिंग हो रही है, एलपी भी उसका जो है वो उस पर सीएसएफ जो है वो एलपी में आपको जो है वो ब्लड नजर आ रहा है सीएसएफ के अंदर, तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगी? सबरेक्नॉइड हैमरेज। स्वेयर हेडेक है, मिडिल मेनिंजल आर्टरी रप्चर हुई है विद इंटैक्ट मेनिंजीज कॉजेज एपिड्यूरल हैमरेज। जब आपकी मिडिल मेनिंजल आर्टरी का रप्चर होता है और मेनिंजीज उसकी बिल्कुल इंटैक्ट है तो एपिड्यूरल हैमरेज होगा। सबड्यूरल हेमाटोमा आपके सुपीरियर सेरिब्रल वेन के रप्चर की वजह से होता है अगर फ्रैक्चर हुआ है एंटीरियर इंफीरियर पैराइटल बोन का विद नॉन ब्लड स्टेन्ड सीएसएफ लीड टू द एपिड्यूरल हैमरेज। अगर आपकी एंटीरियर इंफीरियर पैराइटल बोन का फ्रैक्चर हुआ, कोई ब्लड स्टेन्ड सीएसएफ नहीं है, तो आपको क्या होगा? एपिड्यूरल हैमरेज होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस होता है वो प्रोप्रियोसेप्शन को कैरी करता है।
एक होता है डॉर्सल, अब ट्रैक यहाँ पे बताए हुए, एक होता है डॉर्सल कॉलम ट्रैक, एक होते हैं लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक एंड लैटरल एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। 4 तरह के हम पढ़ेंगे। एक होते हैं असेंडिंग ट्रैक होते हैं, दूसरा होता है डिसेंडिंग ट्रैक। जो असेंडिंग ट्रैक है उसके अंदर आपका सबसे पहले आता है डॉर्सल कॉलम ट्रैक, जिसको हम पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक भी कहते हैं, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक एंड एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। जो डिसेंडिंग ट्रैक्स हैं उसमें आपके आता है लैटरल और एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। पहले हम डिसेंडिंग ट्रैक कर लेते हैं। जो लैटरल और एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक है, इसका फंक्शन क्या होता है? मोटर कंट्रोल, क्योंकि ये कॉर्टिकल ट्रैक है। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक चाहे लैटरल हो चाहे एंटीरियर, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक वोलेंट्री मोटर होते हैं और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे मसल फाइबर्स तक जाते हैं। ठीक है, सिनैप्स करते हैं ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के लेवल के ऊपर मसल फाइबर्स में। उसके बाद आता है आपका डॉर्सल पोस्टीरियर कॉलम, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक एंड एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक। अब ये फंक्शंस डिफरेंट है। जो आपका डॉर्सल कॉलम ट्रैक होता है, हमने पहले पढ़ा कि डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस था, वो कैरी कर रहा था प्रोप्रियोसेप्शन को। अब इसमें क्या है कि एक होता है डॉर्सल कॉलम ट्रैक के अंदर फेसिकुलस क्यूनेटियस, ठीक है, और फेसिकुलस ग्रासिलस। जो फेसिकुलस क्यूनेटस होता है वो आपकी अपर बॉडी और आर्म्स को करता है, और जो फेसिकुलस ग्रासिलस होता है वो आपके लोअर बॉडी और लेग्स को करता है। रिमेंबर इट एज ग्रासिलस मसल आपका लोअर लेग के अंदर है, तो आपका जो फेसिकुलस ग्रासिलस होगा वो आपके लोअर बॉडी और लेग्स के लिए होगा, और जो फेसिकुलस क्यूनेटस होता है वो आपके अपर बॉडी और आर्म्स के लिए होता है। अब जो डॉर्सल या पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक है वो आपकी प्रेशर को, वाइब्रेशन को, फाइन टच को और प्रोप्रियोसेप्शन को मेंटेन करता है। इसकी जो साइनेप्सिस होती है वो आपके वेंट्रोपोस्टीरियर लैटरल थैलेमस के अंदर जो सेंसरी कॉर्टेक्स होता है वहाँ पर होती है। वेंट्रोपोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस और सेंसरी कॉर्टेक्स के अंदर इसकी प्रोजेक्शंस जाती हैं। निमोनिक में पीसीटी से याद रखना है कि पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक, पीसीटी, pain, crude touch and temperature which are carried by spinothalamic tract does not carry PCT। जो आपका डॉर्सल कॉलम ट्रैक है वो पेन को, क्रूड टच को और टेम्परेचर को नहीं करता है, इसके अलावा सबको करेगा। फाइन टच को करेगा, प्रेशर को करेगा, वाइब्रेशन को करेगा और प्रोप्रियोसेप्शन को करेगा। अब जो लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है ये आपके पेन और टेम्परेचर को करता है। पेटेला बोन से आपने याद रखना है, पेटेला, पेन, टेम्परेचर, लैटरल। तो जो आपकी पेटेला बोन है, जो आपका जो लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है वो आपके पेन और टेम्परेचर को करता है, और जो आपका एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है वहाँ पे क्रूड टच और क्रूड प्रेशर को करता है। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का एसी निमोनिक है कि क्रूड टच एंड क्रूड प्रेशर। अब 3 तरह के हो गए कि आपका जो डॉर्सल कॉलम ट्रैक था वो आपके वाइब्रेशन को, फाइन टच को, प्रोप्रियोसेप्शन को और प्रेशर को करता है। इसके 2 तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एक फेसिकुलस क्यूनेटस जो कि अपर बॉडी और आर्म्स के लिए, और फेसिकुलस ग्रासिलस जो लोअर बॉडी और लेग्स के लिए। इसकी सिनैप्स जो होती है वो वेंट्रोपोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस के अंदर होती है। उसके बाद सेंसरी कॉर्टेक्स के अंदर। ये आपकी पीसीटी को नहीं करता, पेन को, क्रूड टच को, टेम्परेचर को नहीं करता, उसके अलावा सब करेगा। जो लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है वो पेन और टेम्परेचर को करता है, और जो आपका एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है वहाँ पे क्रूड टच और क्रूड प्रेशर को करता है। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक क्रूड टच एंड क्रूड प्रेशर के लिए, और जो पेन और टेम्परेचर लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है वो आपके पेन, टेम्परेचर और पेन और टेम्परेचर के लिए। अपनी मॉर्निंग, अब यहाँ पे एमसीक्यूज दिए हैं। जो क्रूड टच होता है वो आपका एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के थ्रू जाता है। पेन हुआ थ्रू फ्री नर्व एंडिंग्स इज ट्रांसमिटेड बाय, पेन आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में भी हमने पढ़ा था कि पेन और टेम्परेचर आपका लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक लेके जाता है, और जो क्रूड टच है वो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक लेके जाएगा। नोट दैट स्पाइनोथैलेमिक pathways carry pain and temperature from substantia gelatinosa to thalamus, but with free nerve endings mainly spinothalamic tract is associated। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक बेसिकली आपका पेन और टेम्परेचर सबस्टेंशिया जिलेटिनोजा से थैलेमस में लेके जाते हैं, सबस्टेंशिया जिलेटिनोजा से थैलेमस में लेके जाते हैं, लेकिन विद फ्री नर्व एंडिंग्स मेनली आपके स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक आपका एसोसिएटेड होता है। वैसे जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक पेन और टेम्परेचर को सबस्टेंशिया जिलेटिनोजा से थैलेमस में लेके जाता है, लेकिन जो फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं मेनली स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के साथ एसोसिएटेड होती हैं। अगर फ्री नर्व एंडिंग्स की बात होगी तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक पेन को लेकर जाएगा। पेन हैविंग एक्सक्रूशिएटिंग राइट लेग, पेशेंट हैविंग एक्सक्रूशिएटिंग राइट लेग पेन, राइट लेग आपकी कॉर्डोटमी आपने की, वाज परफॉर्म्ड, विच ट्रैक वाज इन्वॉल्व। पेन के अंदर आपका जो है वो अगर राइट लेग पेन हो रहा है तो आपका लेफ्ट लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होगा। लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक तो इन्वॉल्व है पेन के अंदर, लेकिन उसका लेफ्ट ऑपोजिट साइड का जो है वो लैटरल स्पाइनोथैलेमिक इन्वॉल्व है पेन के लिए। पेन एंड टेम्परेचर फाइबर्स आर इन लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, पेन और टेम्परेचर के फाइबर्स आपके पेन और टेम्परेचर लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक लेके जाता है। पेशेंट है, गन शॉट वुंड हुआ, L1 के लेवल पे उसके लॉस ऑफ पेन हो गया एंड टेम्परेचर हो गया एट द राइट साइड ऑफ द लोअर लिम्ब, विच पाथवे हैज बीन डैमेज, तो लेफ्ट साइड का उसको लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक उसका डैमेज हुआ होगा। एक पेशेंट है डज नॉट फील पेन ऑन द राइट साइड, द मोस्ट लाइकली लीजन इन द लेफ्ट साइड ऑफ द लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ऑपोजिट साइड का लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जाएगा।
लेफ्ट लेग में पेन है, टेम्परेचर लॉस हुआ है, ट्रैक अफेक्टेड द राइट लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। पेशेंट ऑफ द पेंक्रियाटिक कैंसर, राइट साइडेड लेग पेन है, हिज पेन वॉज रिलीव बाय कटिंग डाउन द लेफ्ट साइडेड स्पैन। अगर आप लेफ्ट साइड का लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक डैमेज काट दोगे तो उसको राइट साइड का पेन रिजॉल्व हो जाएगा, ऑपोजिट साइड का लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। राइट लेग कॉर्डोटोमी की, पेन उसका ठीक हो गया। आपने कॉज क्या थी कि आपने उसका लेफ्ट लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को कट कर दिया था। प्राइमरी एफरेंट फ्रॉम द नोसाइसेप्टर्स टर्मिनेटिंग लैमिना ऑफ द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। जो प्राइमरी एफरेंट्स होते हैं नोसाइसेप्टर्स के, वो टर्मिनेट करते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के लैमिना में। फ्री नर्व एंडिंग्स कैरी करती हैं पेन और टेम्परेचर को लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, तो पेन और टेम्परेचर लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। अनमाइलिनेटेड नोसाइसेप्टिव, जो कि माइलिनेटेड नहीं है नोसाइसेप्टिव, प्राइमरी एफरेंट फाइबर्स आपके साइनेप्स करते हैं डायरेक्टली विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनोथैलेमिक न्यूरॉन्स के साथ लैमिना प्रोप्रिया के अंदर आपके जो अनमाइलिनेटेड नोसाइसेप्टिव प्राइमरी एफरेंट होते हैं वो साइनेप्स करते हैं। उसके बाद आता है डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे। जो डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे है, जो सेंस ऑफ फुलनेस ऑफ ब्लैडर आती है और रेक्टम की आती है, फुलनेस ऑफ ब्लैडर और रेक्टम, आपको डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस DCML की वजह से आपको ब्लैडर की फुलनेस और रेक्टम की फुलनेस फील होती है। पेशेंट अगर फॉल किया है आइज क्लोज के साथ तो डॉर्सल कॉलम के अंदर लीजन होगा। अगर आंखें बंद करने के बाद पेशेंट गिर जाता है तो उसका डॉर्सल कॉलम के अंदर लीजन होगा, क्योंकि प्रोप्रियोसेप्शन जो है ना वो आपका डॉर्सल कॉलम लेके जाता है। हमने पढ़ा था कि जो डॉर्सल कॉलम है वो आपकी प्रोप्रियोसेप्शन करता है। तो अगर एक बंदा आंखें बंद करने से गिर जाता है तो इसका मतलब है उसका लीजन जो होगा वो अगर उसका लीजन जो है वो डॉर्सल कॉलम के अंदर होगा। जो प्रोप्रियोसेप्शन होती है वो आपकी डॉर्सल कॉलम के थ्रू जाती है। रिगार्डिंग द पोस्टीरियर ग्रे कॉलम ट्रैक्स, वन एक्सटेंड अंटिल द होल लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जो पोस्टीरियर ग्रे कॉलम ट्रैक्स होते हैं वो होल लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड तक एक्सटेंड करता है। टेप्स डॉर्सैलिस ब्लैडर एटोनिक की रीज़न क्या होती है, आपका डॉर्सल कॉलम गैंग्लियन इफेक्ट हो जाता है। टेप्स डॉर्सैलिस के अंदर आपका जो एटोनिक ब्लैडर होता है उसमें आपका जो डॉर्सल कॉलम होता है वही इफेक्ट होता है, इसी वजह से आपको एटोनिक ब्लैडर डेवलप हो जाता है। डॉर्सल कॉलम गैंग्लियन इफेक्ट हो जाने की वजह से आपको टेप्स डॉर्सैलिस में एटोनिक ब्लैडर हो जाता है। डॉर्सल कॉलम डैमेज हुआ विच विल लीज अफेक्टेड। क्रूड टच आपका बहुत कम इफेक्ट होगा अगर आपका डॉर्सल कॉलम डैमेज हो। क्रूड टच भी इफेक्ट नहीं होगा, टेम्परेचर भी इफेक्ट नहीं होगा और पेन भी इफेक्ट नहीं होगा। साइनेप्स एब्सेंट है इन डॉर्सल रूट गैंग्लियन। डॉर्सल रूट गैंग्लियन के अंदर साइनेप्स एब्सेंट होती हैं। डॉर्सल रूट गैंग्लियन के अंदर साइनेप्स आपकी एब्सेंट होती है। डॉर्सल कॉलम ऑफ द पोस्टीरियर कॉर्ड, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज प्रेजेंट बिटवीन डॉर्सल रूट गैंग्लियन एंड द पेन इनहिबिटरी फाइबर्स इन स्पाइनल कॉर्ड। एनकेफेलिन होता है एक न्यूरोट्रांसमीटर जो कि आपके डॉर्सल रूट गैंग्लियन और पेन इनहिबिटरी फाइबर्स के दरमियान में होता है स्पाइनल कॉर्ड में। डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस वाइब्रेशन के साथ एसोसिएटेड होता है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो फाइबर्स फ्रॉम द लोअर लिम्ब एंड द अपर लिम्ब इन द पोस्टीरियर कॉलम गोज इन विच मैनर मीडियल टू लैटरल। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आपके जो लोअर लिम्ब के फाइबर्स हैं और जो अपर लिम्ब के फाइबर्स हैं पोस्टीरियर कॉलम के अंदर वो किस तरह से जाते हैं, मीडियल टू लैटरल। लोअर लिम्ब के मीडियली होते हैं और जो अपर लिम्ब के होते हैं वो लैटरली होते हैं आपके पोस्टीरियर कॉलम के अंदर। पोस्टीरियर कॉलम के अंदर जो फाइबर्स हैं अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के वो मीडियल टू लैटरल होते हैं। कि आपका जो लोअर लिम्ब है वो मीडियली होता है पोस्टीरियर कॉलम में स्पाइनल कॉर्ड में और जो अपर लिम्ब है वो लैटरली होगा। नेक्स्ट दिया है कि एक पेशेंट है उसको लॉस ऑफ वाइब्रेशन होगी तो लीजन उसका डॉर्सल कॉलम के अंदर होगी, क्योंकि डॉर्सल कॉलम आपकी वाइब्रेशन को मेंटेन करता है। तो जब डॉर्सल कॉलम के अंदर लीजन होगा तो वाइब्रेशन लॉस हो जाती है। लीजन है डॉर्सल कॉलम के अंदर, डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम के अंदर लीजन है तो उसको सेंसरी एटेक्सिया हो जाएगा। अगर डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस के अंदर लीजन होगा तो सेंसरी एटेक्सिया होगा। जॉइंट पोजीशन एरर होता है मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम के अंदर, जॉइंट पोजीशन एरर होगा। अगर जॉइंट पोजीशन एरर मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम इन्वॉल्व होगा। मीडियल लेमिनिस्कस इज फॉर्म बाय डीकसेशन ऑफ इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स की डीकसेशन से आपका मीडियल लेमिनिस्कस बनता है। अगर लीजन टू मीडियल लेमिनिस्कस एट द लेवल ऑफ मिड ब्रेन विल कॉज लॉस इन फाइन टच। अगर आपका मीडियल लीजन होगा टू मीडियल लेमिनिस्कस के अंदर एट द लेवल ऑफ मिड ब्रेन तो आपका फाइन टच लॉस हो जाएगा। फाइन टच लॉस होता है, आपकी वाइब्रेशन लॉस हो जाती है, आपका सेंसरी एटेक्सिया हो सकता है अगर आपका डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम के अंदर लीजन होगा, और आपकी वाइब्रेशन भी लॉस हो जाती है अगर आपका डॉर्सल कॉलम के अंदर लीजन होगा। अब पेशेंट है उसका फाइन टच लॉस हो गया, वाइब्रेशन लॉस होगी, प्रोप्रियोसेप्शन लॉस होगी लेफ्ट लेग के अंदर, तो लीजन उसका होगा न्यूक्लियस ग्रासिलस के अंदर। अगर लोअर लेग का इन्वॉल्व हुआ है तो न्यूक्लियस ग्रासिलस, अगर अपर लिम्ब इन्वॉल्व होगा तो न्यूक्लियस क्यूनेटियस या फैसिकुलस क्यूनेटस। अब डिक्रीज प्रोप्रियोसेप्शन है लोअर लेग के अंदर, एसोसिएशन क्या होगी फैसिकुलस ग्रासिलस के साथ। डैमेज हुआ आपके डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड का, जिसमें आपका डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस का डैमेज हो गया, डॉर्सल हॉर्न द स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज हो गया एट द स्पाइनल कॉर्ड लेवल लीडिंग टू द एटेक्सिया, रिजल्ट इन द प्रोप्रियोसेप्शन नॉट रीचिंग द सेंसरी कॉर्टेक्स। आपकी प्रोप्रियोसेप्शन डैमेज हो जाती है, प्रोप्रियोसेप्शन आपके सेंसरी कॉर्टेक्स तक नहीं जाती है।
फाइन मूवमेंट्स ऑफ द हैंड आर कंट्रोल बाय सेरिबेलम। सेरिबेलम आपके हैंड की कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, हमने पढ़ा था कि आपके वोलेंट्री मोटर कंट्रोल करता है, तो आपकी जो हाथ की फाइन मूवमेंट्स होती हैं वो सेरिबेलम कंट्रोल करता है। जो फाइन मूवमेंट्स हैं हैंड्स की वो कंडक्ट होती है इस कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक से। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक कंडक्ट करता है फाइन मूवमेंट्स को और सेरिबेलम आपकी फाइन हैंड मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। एक 26 ईयर ओल्ड मैन है, उसका गन शॉट वुंड हुआ था स्पाइन के ऊपर, आफ्टर विच ही लॉस्ट सेंसेशन टू द लोअर लिम्ब। उसकी लोअर लिम्ब की सेंसेशन लॉस हो गई एंड लॉस ऑफ पावर बट इंक्रीज टोन एंड अपगोइंग प्लांटर्स विद द सेंट्रल क्लोनस लीजन। ठीक है, लीजन एट बोथ कॉर्टिकोस्पाइनल एंड लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। ये उसका कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के अंदर भी लीजन है और साथ उसके लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के अंदर भी लीजन है। ठीक है, सेंसेशन लॉस हो गई इसके लोअर लिम्ब के अंदर और अपगोइंग प्लांटर्स हैं। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, उसको कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक और लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक दोनों का लीजन है।